हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने 10th ओनली यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं जो भौतिक विज्ञान के हमारे जो फैक्ट चल रहे हैं, महत्वपूर्ण तथ्य चल रहे हैं पीबीटी में, इन्हें हम कर रहे हैं। तो ये सारे क्या हैं, इम्पॉर्टेंट्स हैं, क्योंकि ये आपकी क्लास अगर आप क्लास 10th या 12th में हैं तो दोनों क्लास में आपके ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स होने वाले हैं। ये आपके फिजिक्स के हैं। अगर आप मैचिंग सॉल्व करोगे, फिलअप सॉल्व करोगे बोर्ड एग्जाम्स में, या वन वर्ड क्वेश्चंस, टू नंबर्स जो क्वेश्चंस आते हैं उन्हें सॉल्व करोगे, तो ये हमारे इम्पॉर्टेंट्स जो पीबीटी हैं ये आपके बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। इसलिए आप या तो वीडियो पॉज कर लिया करें या आप इनका स्क्रीनशॉट ले लिया करें, हाँ, मगर इन्हें ज़रूर याद किया करें। ये मैं 100% गारंटी दे रहा हूँ, ये आपको पेपर में देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये आपका आज डे बोलो तो शायद छठवां डे है, और फर्स्ट से लेकर अगर आपने फिफ्थ तक वीडियोस को नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो की सारी लिंक दे रखी हैं वीडियो की, वहाँ से आप जाकर देख सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला पीबीटी क्वेश्चन क्या कह रहा है। कहा जाता है कि जो आइंस्टीन आइंस्टीन ने जो सापेक्षिकता का सिद्धांत, आइंस्टीन ने किसका सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलेटिव जो बिटी था, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की खोज की। जो आइंस्टीन ने किसका सिद्धांत दिया, सापेक्षिकता का सिद्धांत दिया, उसकी खोज की, और इस पर उन्होंने नोबेल पुरस्कार मिला था। और इस थ्योरी पर उनको क्या मिला, नोबेल पुरस्कार मिला। किसको, आइंस्टीन को। तो आइंस्टीन ने जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है इसकी खोज की है, और इस पर उन्हें क्या मिला है, नोबेल पुरस्कार मिला है। किस पर, सापेक्षिकता का सिद्धांत पर। तो ये आइंस्टीन को नोबेल का सिद्धांत किस पर मिला है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ये आप बता सकते हो। ठीक है, तो ये आपकी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बोले तो पीबीटी हो जाएंगे, इन्हें आप जरूर याद करें। ठीक है, दूसरी बात करते हैं कि जो चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है। जो चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री पहुंचते हैं, जो अंतरिक्ष जाते हैं, तो उन्हें क्या जो आकाश होता है वो कैसा दिखाई पड़ता है, काला दिखाई पड़ता है। ठीक है, और एक लिफ्ट में खड़ा व्यक्ति एक गेंद फेंकता है तो उसे वह गेंद स्थिर दिखाई देती है। कैसी दिखाई देती है, कांस्टेंट दिखाई देती है, क्योंकि वो लिफ्ट में खड़ा व्यक्ति एक गेंद को फेंकता है तो गेंद उसे किस तरह दिखाई देगी, उसे एक कांस्टेंट स्थिर दिखाई देगी। ठीक है, और जो नौका चालन और खगोल शास्त्र में ऊंचाइयों और कोण मापने की जो उपकरण को क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट कहते हैं। किसमें, जो नौका चोक और किसमें, नौका 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 चालन और खगोल शास्त्र में, किसमें, नौका चालन और जो शास्त्र होता है, खगोल शास्त्र और नौका चालन में जो ऊंचाई होती है, ऊंचाई और कोण मापने की जो उपकरण बोले तो जिससे नापी जाती है, ऊंचाई और एंगल्स जिससे नापी जाती है, उस उपकरण को क्या कहा जाता है, क्वाड्रेंट कहा जाता है। क्या कह देते हैं, क्वाड्रेंट कहते हैं। और जो सेमाफोर एक ऐसी संचार प्रणाली है, जो सेमाफोर एक ऐसी संचार प्रणाली है जो संकेत विधि से सूचना देने के काम में आती है। कौन, सेमाफोर कैसी है, सेमाफोर एक ऐसी संचार प्रणाली है, एक ऐसी संचार प्रणाली है जो संकेत विधि से सूचना देने के काम में आती है। क्या देने के काम में आती है, इंफॉर्मेशंस देने के काम में आती है। कैसी इंफॉर्मेशंस, जो संकेत विधि लगाते हैं, जिसे आप इमेजिन करते हो, ऐसी इंफॉर्मेशन के लिए किसका यूज करते हो, सेमाफोर का। तो सेमाफोर एक ऐसी संचार प्रणाली है जो संकेत विधि से सूचना देने के काम में आती है। और जो सूर्य के प्रकाश के 7 रंगों में जो लाल रंग की आवृत्ति से कम आवृत्ति की तरंगों को अवरक्त किरणें क्या कहा जाता है, अवरक्त किरणें कहते हैं। जो सूर्य की 7 रंग होती हैं, मैंने आपको बताया था कि किसी प्रिज्म में से जो लाइट निकालते हैं, सन की लाइट्स निकालते हैं, तो उस प्रिज्म में क्या होता है, 7 कलर मिलते हैं, 7 कलर प्रेजेंट होते हैं। आपको 7 कलर स्क्रीन पर दिखाई देंगे। तो उस कंडीशंस में क्या होता है, जो लाल रंग होता है, रेड कलर होता है, उसकी आवृत्ति से जो कम आवृत्ति की तरंगों को क्या कहा जाता है, अवरक्त किरणें कहते हैं। कैसे, क्या कहते हैं, अवरक्त किरणें कहते हैं।
और जो जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है, जब आपका जो प्रकाश होता है, सनलाइट होता है, वो एयर से किस में, कांच में जाता है, तो प्रकाश की चाल घट जाती है। तो क्या होता है, जो प्रकाश की स्पीड होती है वो क्या होती है, घट जाती है। किस कंडीशंस में घट जाती है, जब प्रकाश क्या करता है, प्रकाश प्रकाश जब प्रकाश वायु से किस में जा रहा है, जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो प्रकाश की चाल क्या होती है, घट जाती है। और जो वायु का बुलबुला जल में अवतल लेंस की भांति क्या करता है, व्यवहार करता है। इसकी किस कंडीशंस करता है, जो एयर में जो बुलबुला होता है, बुलबुला होते हैं एयर में, वो जल में वायु का जो बुलबुला होता है वो जल में अवतल लेंस की भांति क्या करता है, व्यवहार करता है। ये मैंने देखा है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाएगा आपका, क्योंकि इस बार बोर्ड एग्जाम में शायद बोर्ड में ये देखने को मिला था, मैंने खुद देखा था, इसलिए ये सारे पीबीटी में जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सारे कर लें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वायु का जो बुलबुला होता है, वायु का बुलबुला जल में अवतल लेंस की भांति क्या करता है, व्यवहार करता है। और जो ध्वनि तरंगों में व्यक्तीकरण होता है, तरंगों में क्या होता है, व्यक्तीकरण होता है। जो ध्वनि की तरंगें होती हैं, साउंड वेव्स, उनमें क्या होता है, व्यक्तीकरण होता है। जो डॉपलर इफेक्ट होता है, डॉपलर प्रभाव प्रकाश तरंगों के लिए भी लागू होता है। जो डॉपलर प्रभाव होता है, डॉपलर प्रभाव वो प्रकाश तरंगों के लिए भी लागू होता है। किसके लिए होता है, प्रकाश तरंगों के लिए भी लागू होता है। और जो मैक संख्या, जो मैक नंबर्स होते हैं, जिन्हें हम मैक संख्या कहते हैं, वो वस्तु की चाल चाल अपॉन में ध्वनि की चाल, जो मैक नंबर से क्या बताता है, वस्तु की चाल बताएगा, वस्तु की चाल अपॉन में ध्वनि की चाल बताता है। क्या, जो मैक संख्या होती है, मैक नंबर क्या बताता है, वस्तु की चाल अपॉन में ध्वनि की चाल। और जो मैक संख्या जेट या रॉकेट यान की गति व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त की जाती है। जो मैक संख्या होती है, क्या, मैक संख्या, तो मैक संख्या का जेट या रॉकेट यान की गति, जेट या रॉकेटयान की गति व्यक्त करने के लिए प्रयोग की जाती है। किसे, जो मैक संख्या को, मैक संख्या का प्रयोग तो इसमें किया जाता है, मैक संख्या जेट या रॉकेट यान की गति व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। और मैक इंजन क्या करता है, वस्तु की चाल अपॉन में ध्वनि की चाल निकालता है। और जो विद्युत फ्यूज, जो तांबा का कॉपर का होता है, विद्युत फ्यूज तांबा टिन एवं सीसा की मिश्र धातु से बना होता है। जो विद्युत फ्यूज होता है, क्या, विद्युत फ्यूज, इलेक्ट्रिक जो फ्यूज होता है वो किसका बना होता है, तांबा, टिन और शीशे की मिश्र धातु से बना होता है। एवं इसका जो गलनांक क्या होता है, कम होता है। इसलिए इसका क्या होता है, गलनांक कम होता है, क्योंकि ये तांबा, टिन और सीसा की मिश्र धातु से बना होता है विद्युत फ्यूज, इसलिए इसका गलनांक कम होता है। तो ये भी पीवीटी में ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको बोर्ड एग्जाम्स में देखने को जरूर मिल सकता है। अब बात करेंगे, जो मैग्नेटाइट का जो टुकड़ा होता है वो प्राकृतिक चुंबक होता है। जो मैग्नेटाइट का जो टुकड़ा होता है वो क्या होता है, एक नेचुरल मैग्नेट्स होती है, प्राकृतिक चुंबक होती है। जो मैग्नेटाइट का जो टुकड़ा होता है उसे प्राकृतिक चुंबक होती है वो। और जो विद्युत चुंबक बनाने के लिए, जो विद्युत इलेक्ट्रिक मैग्नेट बोले तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए कच्चे लोहे का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग करते हैं, कच्चे लोहे का प्रयोग करते हैं। किसका, क्या बनाने के लिए, विद्युत जो चुंबक बनाने के लिए कच्चे लोहे का प्रयोग किया जाता है। और जो ट्यूबलाइट के अंदर कई आकारीय गैस हैं, जो ट्यूबलाइट होती है, जो रोशनी देती है ट्यूबलाइट्स, उसके अंदर कई आकर्मिक गैसें होती हैं। वो कौन कौन सी होती हैं, गैसें होती हैं, जैसे आर्गन है, नियॉन है आदि, ये भरी होती हैं। कौन सी, आर्गन, नियॉन गैसें भरी होती हैं। किसके अंदर, ट्यूबलाइट के अंदर कई आक्रिय गैसें होती हैं, जैसे आर्गन, नियॉन आदि गैसें क्या होती हैं, भरी होती हैं। और जो विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने, एडिशन ने किया था। जो विद्युत बल्ब होता है, जो आज की कंडीशन में, आज के जनरेशन में हर घर में जो लाइट उजेरा होता है वो इलेक्ट्रिक बल्ब ही होता है। तो उसका यूज सबसे पहले कहा जाए तो इसके जो डिस्कवर आविष्कारक हैं वो कौन है, एडिशन से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर याद रखना कि जो विद्युत बल्ब का आविष्कारक कौन है, एडिशन ने किया था। जो विद्युत बल्ब है इसका आविष्कार एडिशन ने किया था। और विद्युत बल्ब का जो तंतु टंगस्टन धातु का बना होता है। किसका बना होता है, विद्युत बल्ब का जो तंतु टंगस्टन धातु का बना होता है। किसका, टंगस्टन धातु का बना होता है। ये क्या करता है, ये जलता है ना, तो जो लाइट आपको दिखती है वो क्या होता है, वो
तंतु टंगस्टन धातु का बना होता है। और जो शुष्क सेल में मैग्नीज ऑक्साइड, जो शुष्क सेल होती है, शुष्क सेल के बारे में मैंने बताया है शुष्क सेल क्या होती हैं, ये आपको शायद से डे 4 या डे 3 में बताया मैंने कि शुष्क सेल में क्या होता है। तो शुष्क सेल में मैग्नीज ऑक्साइड और नौसादार होता है, कार्बन आदि का मिश्रण भरा होता है। जो शुष्क सेल होती है, शुष्क सेल में मैग्नीज ऑक्साइड होता है, नौसादार और कार्बन आदि का मिश्रण भरा होता है। और जो बॉल्टिंग सेल में सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, जो आपका बॉल्टिक सेल होता है, कौन सा बॉल्टिक सेल, तो बॉल्टिक सेल में क्या होता है, बॉल्टिक सेल में क्या भरा होता है भाई, बॉल्टिक सेल में जो आपका बॉल्टिल सेल होता है इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल भरा होता है। क्या भरा होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल भरा होता है। बॉल्टिक सेल में सल्फ्यूरिक अम्ल भरा होता है। और जो चांदी विद्युत की सबसे अच्छी चालक है। जो आपकी सिल्वर होती है ये इलेक्ट्रिसिटी की एक गुड कंडक्टर है। कैसा है, गुड कंडक्टर है। तो चांदी जो है, सिल्वर है, वो क्या है, सबसे अच्छी चालक है, गुड कंडक्टर है। चांदी विद्युत की क्या है, सबसे अच्छी चालक है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चांदी, मैंने अभी देखने को मिला था ये क्वेश्चन क्लास शायद 10th या 12th में मैंने फिजिक्स में देखा था कि चांदी विद्युत की सबसे अच्छी चालक है। तो ये आप याद कर लेना, ठीक है। वीडियो को पॉज कर ले या वीडियो को स्क्रीनशॉट लेते जाएं और एक एक करके आप याद करते जाएं, ठीक है। अब बात करते हैं किसी आवेशित खोखले गोले के अंदर विभव स्थिर होता है। जो किसी आवेशित खोखले गोले के अंदर क्या होता है, विभव स्थिर होता है। किसी आवेशित खोखले गोले के अंदर विभव स्थिर होता है। और जो रेडियो तरंगें विद्युत चुंबकीय विकिरण हैं, जो रेडियो तरंगें होती हैं वो क्या करती हैं, रेडियो वेव्स जो होती हैं वो विद्युत चुंबकीय विकिरण है, जो प्रकाश में चलती हैं, किसमें, लाइट्स में चलती हैं, जो कि प्रकाश में चलती हैं। और प्रकाश में ध्रुवीयकरण के प्रभाव की खोज, जो प्रकाश में ध्रुवीयकरण के प्रभाव की खोज किसने की थी, सीवी रमन ने की थी, सीवी रमन ने की थी। जो प्रकाश में ध्रुवीयकरण के प्रभाव की खोज सीवी रमन ने की थी। और जो डेसिबल ध्वनि की तीव्रता की इकाई है, जो डेसिबल है, डेसिबल वो क्या है, साउंड इंटेंसिटी की क्या है, एक ऐसा यूनिट्स है, ठीक है। जो आपकी डेसिबल होती है वो ध्वनि की तीव्रता की एक इकाई है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि डेसिमल्स क्या, अगर आपसे ये पूछ ले कि ध्वनि की तीव्रता की जो इकाई क्या होती है, तो आप झट से बोल देना कि डेसिबल होती है। और एक जहाज नदी से जब समुद्र में पहुंचता है, एक जो जहाज होता है नदी से जब समुद्र में पहुंचता है तो थोड़ा सा उठ जाता है, तो क्या करता है, थोड़ा सा उठ जाता है। जो एक जहाज नदी से जब समुद्र में पहुंचता है तो थोड़ा सा उठ जाता है। और जो शुक्र ग्रह सबसे चमकीला है तथा पृथ्वी से सबसे निकट है। जो शुक्र ग्रह है वो क्या है, सबसे चमकीला ग्रह कहा जाता है शुक्र ग्रह को। और पृथ्वी के सबसे पास ग्रह कौन सा है, शुक्र ग्रह है, क्योंकि ये पृथ्वी के सबसे पास ग्रह है शुक्र ग्रह। अच्छी तरह तराशा हुआ, बताया जाता है कि अच्छी तरह तराशा हुआ हीरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। जो अच्छी तरह तराशा हुआ हीरा जो होता है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। और वर्षा के बाद जो वायुमंडल के कणों पर, वर्षा के बाद वायुमंडल के कणों पर अटकी जल की बूंदों पर प्रकाश के अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण इंद्रधनुष बनता है। आपने आसमान में इंद्रधनुष देखा होगा, तो ये किस कंडीशंस में आपको दिखता है, जब बरसात के जो बाद वायुमंडल के कणों पर, किसके, वायुमंडल के कणों पर एक अटकी जल की बूंदें जो अटकी होती हैं, जल की बूंदों पर एक प्रकाश का अपवर्तन होता है और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, और पूरा आंतरिक जो परावर्तन के कारण क्या होता है, इंद्रधनुष बनता है। इस कारण आपको वो इंद्रधनुष दिखाई देता है, क्योंकि वर्षा के बाद में जो वायुमंडल के कण थे उसमें जो अटकी हुई जो बूंदें थीं, उन बूंदों पर क्या हुआ, प्रकाश के अपवर्तन हुआ और पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ। इसके कारण जो इंद्रधनुष सनलाइट साइज और सनलाइट्स के रिफ्लेक्शन में आपको इंद्रधनुष बनता हुआ प्रतीत दिखाई देता है, ठीक है। इस कंडीशंस में आपको वो 7 कलर दिखाई देते हैं। और कहा जाता है कि जो वायुमंडल का दाब समुद्र तल की अपेक्षा पहाड़ की चोटी पर कम होता है। जो वायुमंडल का दाब होता है वो समुद्र तल की अपेक्षा पहाड़ की चोटी पर क्या होता है, कम होता है। किसका, वायुमंडल का प्रेशर। और गैस का दाब नापने का यंत्र क्या कहलाता है, मैनोमीटर है। जो गैस का दाब नापने का यंत्र मैनोमीटर है, जिससे आप क्या करते हो, गैस का दाब नापते हो। तो गैस का जो दाब मापने का जो यंत्र होता है वो क्या होता है, मैनोमीटर होता है। और वर्षा की बूंदें पुष्ट तनाव के कारण
गोल होती हैं। जो वर्षा की बूंदें होती हैं, वर्षा की बूंदें पृष्ठ तनाव के कारण कैसी होती हैं, गोल होती हैं। तो ये मैंने पहले भी आपको बता दिया है, शायद ये पीवीटी थर्ड डेज में बताया था कि जो वर्षा की बूंदें किस कारण से आपको गोल दिखाई देती हैं, तो वो पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की जो बूंदें होती हैं वो गोल होती हैं। किसी वेव्स में जो किसी तरंग गति में समान काल में दोलन करने वाले दो क्रमागत कणों के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ कहते हैं। वेवलेंथ किसे कहते हैं, जो किसी तरंग गति में समान काल में दोलन करने वाले, क्या करने वाले, दोलन करने वाले दो क्रमागत कणों के बीच की जो दूरी होती है उसे तरंग दैर्घ्य बोले तो वेवलेंथ कहते हैं। और जो अभिकेंद्र क्या होता है, अभिकेंद्र बल जो लगता है किसी पर, अभिकेंद्र बल के सिद्धांत पर ही क्या है, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना। ये अभिकेंद्र बल के कारण क्या होता है, जो सिद्धांत अभिकेंद्र बल के सिद्धांत, अभिकेंद्र जो थ्योरी है, इसके ही उपरांत जो पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर क्या करती है, चक्कर लगाती है। और इलेक्ट्रॉन का जो नाभिक के चारों ओर घूमना, जो इलेक्ट्रॉन्स का नाभिक के चारों ओर घूमना, न्यूक्लियस के चारों ओर घूमना, इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों ओर घूमना एवं जो चारों ओर मुड़ते समय साइकिल सवार के झुक जाने की क्रिया निर्भर करती है। क्या करती है, मुड़ते समय साइकिल पर जो सवार व्यक्ति क्या होता है, झुक जाता है। तो ये इन सब की जो क्रियाएं हो रही हैं ये किसके कारण होती हैं, अभिकेंद्र बल के सिद्धांत के कारण। अभिकेंद्र बल के सिद्धांत के कारण ही जो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है, और अभिकेंद्र बल के कारण ही जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नाभिक के चारों ओर घूमता है। और अभिकेंद्र बल के कारण ही आप साइकिल पर जब मुड़ते हो तो आप क्या करते हो, उस पर बैठे हुए आप प्रतीत होते हो, तो आप झुक जाते हो। तो झुक जाने की जो कंडीशन किस पर निर्भर करती है, अभिकेंद्र बल के सिद्धांत पर करती है। और जो वॉट होता है, वॉट विद्युत शक्ति की एक इकाई है। जो विद्युत शक्ति होती है, विद्युत पावर जो होती है, इलेक्ट्रिक पावर की जो इकाई होती है वो क्या होती है, वॉट होती है। क्या होती है, वॉट होती है। तो वॉट क्या है, विद्युत शक्ति की इकाई है। ये जितने भी मैं पीवीटी करा रहा हूँ, अभी भी कह रहा हूँ, ये 100% इम्पोर्टेंस है, आपको देखने को मिलेंगे। अभी भी कह रहा हूँ मैं, जितने भी पीवीटी करा रहा हूँ ये आपको बहुत ही ज़्यादा आपके ये इम्पोर्टेंस हैं, ठीक है। जो एक्स किरणें होती हैं, एक्स किरणें, एक्स रेस, जो एक्स किरणें होती हैं, क्या होती हैं, एक्स किरणें जो होती हैं, एक्स किरणें वे किरणें होती हैं जिनकी तरंग दैर्घ्य परावैंगनिक विकिरण कैसी होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस व गामा किरणों के बीच होती है। और इसकी जो खोज किसने की है, डॉक्टर डब्ल्यू रोजंटन ने की थी। किसने की थी, डॉक्टर डब्ल्यू रोजंटन ने की थी। किसकी खोज, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की। जो एक्स किरणें होती हैं, एक्स किरणें जिन्हें एक्स रेस कहते हैं, वे किरणें होती हैं जिनकी जो तरंग कैसी होती है, जिनकी वेव्स एक दैर्घ्य परावैंगनिक विकिरण बोले तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की होती हैं, वह गामा किरणों के बीच होती हैं। किसके बीच होती हैं, गामा किरणों के बीच होती हैं। और इसकी जो डिस्कवर किसने, डॉक्टर डब्ल्यू रोजंटन ने की थी। किसने की थी, डॉक्टर डब्ल्यू रोजंटन ने की थी। और जो वस्तु अपने ऊपर, जो कोई भी ऐसी थिंग्स होती है जो अपने ऊपर गिरने वाले जो सभी प्रकार के विकिरण को अवशोषित कर लेती है, जिसे कृष्णिका कहलाती है। क्या कहलाती है, कृष्णिका कहलाती है। कृष्णिका क्या कहलाती है, जो वस्तु अपने ऊपर गिरने वाले सभी प्रकार के विकिरण को क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है, उसे कृष्णिका कहलाती है। क्या कहलाती है, कृष्णिका कहलाती है। और जो क्रायोजेनिक्स भौतिक की वह शाखा, किसकी, क्रायोजेनिक्स भौतिक की वह शाखा है जिसके अंतर्गत अत्यंत निम्न तापों का उत्पादन किया जाता है। जो क्रायोजेनिक्स भौतिक की वह शाखा है जिसके अंतर्गत क्या होता है, अत्यंत निम्न तापों का उत्पादन किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है, व उनके गुणों का अध्ययन करते हैं, उनकी जो कंडीशंस की क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। क्या, क्रायोजेनिक्स भौतिक, उस स्टडी को क्या कहा जाता है, क्रायोजेनिक्स भौतिक कहा जाता है। तो क्रायोजेनिक्स भौतिक की वह शाखा है जिसके अंतर्गत अत्यंत निम्न तापों का उत्पादन करते हैं, बहुत से टेम्परेचर को प्रोड्यूस करते हैं, और उनके गुणों का क्या करते हैं, अध्ययन, स्टडी करते हैं, ठीक है। और जो आपका क्या है, साइक्लोट्रॉन, जिसकी बात कर रहे हैं, साइक्लोट्रॉन की, किसकी,
साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन क्या होता है? साइक्लोट्रॉन एक कण त्वरण मशीन है। साइक्लोट्रॉन एक कण त्वरण मशीन है जिसमें आवेशित कण वृत्ताकार मार्ग में घूमते हैं। जिसमें आवेशित जो कण होते हैं वो वृत्ताकार मार्ग में घूमते हैं। क्या? साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन। तो साइक्लोट्रॉन एक कण त्वरण मशीन है। कैसी है? कण त्वरण मशीन है जिसमें क्या होता है, जो अवशेषित कण होते हैं वो एक वृत्ताकार मार्ग में घूमते हैं। कैसे? गोल कंडीशंस में घूमते हैं। और जो क्यूरी रेडियो एक्टिव पदार्थ के सक्रियता की इकाई है। जो क्यूरी रेडियो एक्टिव है वो पदार्थ के सक्रियता की इकाई है। किसकी है? सक्रियता की इकाई है। किसके? पदार्थ के सक्रियता की इकाई है जो क्यूरी रेडियो एक्टिव, ये पदार्थ के सक्रियता की इकाई है। और जो उष्मा जो होती है, हीट एक प्रकार की ऊर्जा, एनर्जी है। जो आपकी उष्मा क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है जो दो वस्तुओं के बीच उनके तापांतर के कारण प्रभावित होती है। जो किस कंडीशन में प्रोड्यूस होती है? आपको हीट प्रोड्यूस कराना। हीट आपकी एक प्रकार की एनर्जी होती है और ये दो वस्तुओं के बीच उनका क्या होते हैं? उनके तापांतर के कारण प्रभावित होती है। ठीक है। और जो अवस्था परिवर्तन के समय, किसके समय? अवस्था परिवर्तन के समय की बात करें तो अवस्था जो परिवर्तन है, क्या है? अवस्था परिवर्तन। तो अवस्था परिवर्तन के समय उष्मा पदार्थ द्वारा ली गई या दी गई उष्मा को गुप्त उष्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? गुप्त उष्मा क्या कहा जाता है। किसे गुप्त उष्मा कह देते हैं? जब आप क्या करते हो, अवस्था परिवर्तन के कारण, जो अवस्था परिवर्तन के समय जो उष्मा पदार्थ द्वारा ली गई या दी गई उष्मा को गुप्त उष्मा कहते हैं। यह उष्मा पदार्थ के ताप को नहीं बढ़ाती। यह क्या करती है? यह उष्मा जो पदार्थ होता है, पदार्थ के ताप को नहीं बढ़ाती है। और जो भूकंप की तरंगों को नापने या अंकित करने वाला यंत्र सिस्मोग्राफ कहलाता है। क्या कहलाता है? सिस्मोग्राफ कहलाता है। तो सिस्मोग्राफ से क्या करते हैं हम? सिस्मोग्राफ से जो भूकंप होती है, भूकंप की तीव्रता को मिक्सचर करते हैं। जो भूकंप की तरंगों को मापने वाला, जो अंकित करने वाला जो यंत्र होता है वो सिस्मोग्राफ कहलाता है। क्या कहलाता है? सिस्मोग्राफ कहा जाता है। और जो पृथ्वी का पलायन वेग बोले तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, बोले तो लगभग 7 मील प्रति सेकंड है। जो पृथ्वी का पलायन वेग होता है, वेलोसिटी है, पृथ्वी का जो पलायन वेग है वो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड या लगभग 7 मील प्रति सेकंड होता है। और जो रडार में दूर स्थित वस्तु और उसकी स्थिति स्थान का जो पता लगाने के लिए, जो रडार होती है, रडार में दूर स्थित वस्तु, क्या? दूर स्थित वस्तु और उसकी स्थिति, रडार में दूर स्थित वस्तु और उसकी स्थिति स्थान का पता लगाने के लिए रेडियो तरंग का प्रयोग करते हैं। जो रडार होता है, रडार में जो दूर स्थित वस्तुएं होती हैं और उसकी स्थिति या उसका स्थान का पता लगाने के लिए रेडियो तरंग का प्रयोग किया जाता है। और जो विद्युत बल्ब होता है, विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जो विद्युत बल्ब होता है, क्या? विद्युत बल्ब, ये विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और किसी निश्चित गहराई पर जो द्रव्य का दाब चारों ओर समान होता है। बताया जा रहा है किसी निश्चित गहराई में जो द्रव्य होता है, किसी निश्चित गहराई पर जो द्रव्य का दाब चारों ओर कैसा रहता है? कांस्टेंट, एक समान रहता है। और विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश में परिवर्तित करता है। ठीक है। ये तो आज के जो पीबीटी क्वेश्चंस थे ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट्स हैं। आप इन्हें वीडियो पोस्ट करके या इनका स्क्रीनशॉट लेके इन सबको याद कर लें, क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम्स में आपको जरूर देखने को मिलेगी। मैं इतना गारंटी ले रहा हूं, अगर आप मेरे सारे पीबीटी लगा के जाते हो तो आप एक भी क्वेश्चंस आपके इस पेपर में, एमपी बोर्ड के पेपर्स में आप बैठ जाओगे, तो मैं इतनी गारंटी दे रहा हूं कि एक भी क्वेश्चंस बाहर जाने वाला नहीं है। क्योंकि मैं जितने भी पीबीटी के जो क्वेश्चंस बनते हैं, जो एनसीईआरटी से बनते हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या एमपी बोर्ड्स इन्हें रिलीज करता है, जिस कंडीशंस में रखता है, वो घुमा फिरा के मैंने सारी कंडीशंस इन पीबीटी में कर रखी हैं। तो आपको ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स होने वाली हैं। अगर आप क्लास 10th या 12th के विद्यार्थी हो तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स पावरफुल है। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। और आपके जो मित्र हैं जो क्लास 10th या 12th में हैं तो उन्हें भी ये वीडियो शेयर करें।